हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अगले वीडियो में मैंने आपको पूरा पीरियोडिक टेबल का जो 5 प्रॉपर्टीज थी, गुणधर्म थे, वो मैंने आपको बताए थे। एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। आई होप कि वो 5 टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया उसमें से कोई भी एक टॉपिक तो आप मुझे जल्दी बताओ। और फिर एक बात करता हूँ मैं 1s 2s वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अगर आपने वो प्रिपेयर किया है तो मैंने जो 5 प्रॉपर्टी पढ़ाई उसमें आपको थोड़ी सी भी दिक्कतें नहीं आएगी। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह केमिस्ट्री का बेसिक लर्न करने से हमें केमिस्ट्री कितना इजीली याद रहेगा। याद ही नहीं बल्कि आप कभी भी उसका रिवीजन करना चाहो, कभी भी अभी याद करना चाहो, आप नहीं पढ़ो फिर भी आपको याद रहेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि अभी मैंने कल वो 5 प्रॉपर्टी पढ़ाई, वो 5 प्रॉपर्टी आपको 12th साइंस में 3 लेसन में याद रखनी है। 3 लेसन में वही आएगा। 11th में हो तो 11th में भी वही आएगा, 10th में हो तो 10th में भी वही आएगा। समझ में आ रहा है? और वो 5 प्रॉपर्टी और दूसरी जो मैं 5 प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर जो मैं करवाने वाला हूँ, उसके बाद जो मैं 5 और प्रॉपर्टी करवाऊंगा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि 12th में आपकी बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जी नीट वहां पे गुजसेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका वो कंटेंट क्लियर है तो आपको बहुत सारे उसमें से मार्क्स मिल सकते हैं। बराबर, चलो। और हमारे पास जो अभी बेसिक टॉपिक है वो मैं आगे लिखवा रहा हूँ। वो टॉपिक आप फिर से एक बार लिख लो और उसके बाद हम एक एक टॉपिक करके उस पर चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है, बराबर, ये टॉपिक आप 10th वाले भी कर सकते हो, 11th वाले भी कर सकते हो, 12th वाले भी कर सकते हो। अगर कोई 12th वाला ये वीडियो देख रहा है उसका भाई 11th में अगर कोई भी रिलेशन वाला है 11th में 10th में, तो वो भी ये कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 12th वाले के लिए ही है, 11th वाले के लिए, 10th वाले के लिए, कोई भी कर सकता है। बराबर, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक का और एक टॉपिक है जो ये करने से आपको सारी रिएक्शन याद रह जाएगी, ये करने से आपको सारी प्रॉपर्टी याद रह जाएगी। किस तरह से, देखो यहाँ पर सबसे पहला था हमारा एटॉमिक नंबर, जिसको हम परमाणु या क्रमांक बोलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स, यानी कि इसको हम बोलते हैं धन आयन, इसको हम बोलते हैं ऋण आयन। तीसरा टॉपिक है हमारा मेटल, और एक है हमारा नॉन मेटल। मेटल को हम बोलते हैं धातु, नॉन मेटल को हम बोलते हैं अधातु। देखो ये मैंने लिखा, अभी आप लोग अपने खुद से ट्राई करो। जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारे 11 12 जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप ट्राई करो कि क्या आपको मेटल नॉन मेटल पता है। आपको मेटल नॉन मेटल पता है? अगर आप याद करने के लिए जाओगे आप 1 आध 2 ही बोल सकते हो, 3 बोल सकते हो, या फिर थोड़ा हिचकिचा रहे हो। समझ में आ रहा है? मेटल नॉन मेटल के बारे में उसकी प्रॉपर्टी बोल रहे हो। प्रॉपर्टी नहीं बोला मैंने, प्रॉपर एलिमेंट बोलने के। कौन से एलिमेंट जो है जिसकी कैलकुलेशन मेटल में होती है और किसकी कैलकुलेशन नॉन मेटल में होती है, तो वो आपको बताना है। आप खुद से भी याद रखो। बट तो अभी याद रखने के लिए आप जाओगे, आप बोलने के लिए जाओगे, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, कुछ लोग बोल पाएंगे तो 1 आध 2 बोल पाएंगे। बट ये टॉपिक पढ़ाने के बाद आप पूरी लाइफ में कभी भी आपको मेटल नॉन मेटल पूछा जाए तो आप बहुत इजीली बोल सकते हो, बहुत इजीली बोल सकते हो। चलो इस तरफ ध्यान। उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसको गुजराती वाले वही लिख सकते हैं, इसको ऑक्सीडेशन तो आप ऑक्सीडेशन गुजराती में लिखो, रिडक्शन तो रिडक्शन लिखो। बराबर। इसके बाद 5th नंबर वाला टॉपिक हमारा जो रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद का हमारा रहेगा आयोनाइजेशन। कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं गुजराती में? संयोगीकरण। आयोनाइजेशन को क्या बोलते हैं? आयनीकरण। उसके बाद हमारा 7th नंबर वाला टॉपिक रहेगा, वो रहेगा हमारा एसिड और बेस। इसको गुजराती में ही लिखना है आपको। एसिड तो ए से एसिड, बी से ब से बेस। बराबर। इसके बाद 8th नंबर का टॉपिक हमारा रहेगा हाइड्रोकार्बन। 9 नंबर वाला टॉपिक हमारा रहेगा फंक्शनल ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रियाशील समूह। क्लियर?
देखो 8 नंबर वाला जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, उसको गुजराती में आपको लिखना है हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे 9 नंबर का जो है फंक्शनल ग्रुप, वो क्रियाशील समूह लिखना है। हमारे पास यहाँ पे जो 9 टॉपिक मैंने आपको बताया, वो सारे 9 टॉपिक आपको क्लियर करने के बाद पूरा का पूरा केमिस्ट्री, आप किसी भी 11th का 12th का कोई भी लेसन आपको पढ़ना हो तो आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो, बराबर। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था मैंने क्लियर कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक बार बता रहा हूँ, मैं 1 to 20 एटॉमिक नंबर तक क्लियर नहीं किया है, मैंने यहाँ पे पूरा पीरियोडिक टेबल क्लियर किया है। और उसमें एक टॉपिक था वो 10 हो जाएंगे, आप दूसरा टॉपिक डाल दो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन या रचना 1s2 2s2 वाली जो थी, बराबर। तो यहाँ पे पूरा 10 टॉपिक हो जाएगा। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर मैंने एक का नहीं करवाया, पूरा पीरियोडिक टेबल का करवाया। उसमें अभी पॉजिटिव कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं, मेटल किसको बोलते हैं, नॉन मेटल किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कैसे होते हैं, रिडक्शन कैसे होता है, कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, आयोनाइजेशन, ये हमको रिएक्शन रट्टा नहीं लगानी है। इस रिएक्शन से मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। इस रिएक्शन के आपको कोई भी रिएक्शन करनी हो, इस रिएक्शन पढ़ाने के बाद आप कर सकते हो। एसिड क्या है, बेस क्या है, एसिड कैसे बनता है, बेस कैसे बनता है, कौन है जो एसिड किसके वजह से वो एसिड बनता है, क्या कौन से ऐसे एलिमेंट है जो एसिडिक फॉर्म में होते हैं, जो बेसिक फॉर्म में होते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा इसमें। और हाइड्रोकार्बन है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए। और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्रियाशील समूह, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो यहाँ पे हम सबसे पहले टॉपिक की बात करें, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। देखो जैसे कि अभी बात किया, बराबर, फर्स्ट पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात करें तो कौन से ऐसे एलिमेंट है जो पॉजिटिव बनेंगे, कौन से ऐसे एलिमेंट है जो नेगेटिव बनेंगे। अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव के रिलेटेड ही अभी आपको उसको कनेक्ट करके मैं मेटल नॉन मेटल बताने वाला हूँ। इस तरफ ध्यान रखो। सबसे पहले 1 to 20 एटॉमिक नंबर की मैं बात कर लूँ। चलो इस तरफ ध्यान। सबसे पहला हाइड्रोजन, या फिर मैं लिथियम से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर लिथियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें किस तरह से लिखना है, जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया था। फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 8, फोर्थ ऑर्बिट में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32, 7 में 32। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सबसे पहले, बराबर। यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बराबर। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, प्रोटॉन कितने हो गए, तो गए 3। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हम किस तरह से फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट कितने आएंगे, 2, तो हमें इस तरह से लिखना है 1s2 2s2, अभी नहीं लिखना है, अभी इस तरफ से लिखना है। आप उस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन और बचा कितना, 1, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 1, जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बराबर। आप उस तरह से भी लिख सकते हो कि हीलियम 2s1, इस तरह से भी लिख सकते हो, बराबर। और देखो यहाँ पर जो हमारा सेकंड नंबर का है, उसको हम क्या, सॉरी, लिथियम के बाद हम किसकी बात करें, एटॉमिक नंबर 3 है, ये एटॉमिक नंबर 4 रहेगा। बेरिलियम में क्या रहेगा, 2 और 2। फिफ्थ नंबर बोरॉन में क्या रहेगा, 2 और 3। 6 नंबर कार्बन, 2 और 4। 7 नंबर क्या रहेगा, नाइट्रोजन, 2 और 5। देखो यहाँ पर 8 नंबर क्या रहेगा हमारा, ऑक्सीजन में हमें किस तरह से लिखना है, 2 और 6। 9 नंबर में क्या रहेगा, क्लोरीन, 2 और 7। ये एटॉमिक नंबर है भाई, ये एटॉमिक नंबर है, कोई ऐसा मत बोलना सर ने गलत लिख दिया, बराबर। चलो 9 नंबर। 10 नंबर नियॉन, और उसमें रहेगा हमारा 2 और 8। 11 नंबर है जो हमारा सोडियम, उसका रहेगा 2, 8, 1। अभी देखो जो मैं अभी कौन से पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पर ध्यान रखो सब लोग, यहाँ पर ध्यान। तो ये खत्म हो गया। देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करूं मैं, यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन और सोडियम। देखो हमारे पास जो 18 नंबर का जो हमारा ग्रुप है, बराबर, जो हमारा समूह है 18 नंबर का, उसमें क्या है कि पूरे नोबल गैसेस है, स्टेबल है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। लाइक देखो कि सेकंड नंबर पर हमारा क्या आता है, हीलियम। 10 नंबर पर हमारा क्या आएगा, नियॉन। 18 नंबर में क्या आएगा हमारा, आर्गोन। यानी कि ये जो हमारे एलिमेंट है बहुत सारे नीचे, बराबर। बट यहाँ पे जो 3, अभी मैं 1 to 20 की बात करूं तो ये 3 हमारे नोबल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसको हम उम्दा बोल सकते हैं, स्टेबल है, स्थायी, बराबर, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं। तो ये जो सारे एलिमेंट है हमारे पास, वो स्टेबल नहीं है। देखो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, यानी कि सेकंड ऑर्बिट में 8 आने चाहिए, तो उसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, बराबर, 8 नहीं है। तो जो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा स्टेबल नहीं है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें स्टेबल करना है। वो किस तरह से स्टेबल करना है, या तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, यानी कि दूर करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि किसी से इलेक्ट्रॉन
ले लेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट फिलअप करने के लिए चाहिए उतना। अभी बहुत सारे बच्चों को वो प्रॉब्लम रहता है कि भाई कितना रिमूव करेगा और कितना गेन करेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमको याद करना है कि भाई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कितने रिमूव करने हैं और कितने गेन करने हैं, और दोनों में से जो अच्छा रहे उस हिसाब से चलना है। वो मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या करना है हमको, जिसमें आउटर मोस्ट वैलेंस सेल, देखो ये जो आउटर मोस्ट वैलेंस सेल यानी कि जो संयोजकता कक्षक, इसको हम गुजराती में क्या बोलते हैं, संयोजकता कक्षक। फिर एक बार बता देता हूँ, जहां पे मैंने अंडरलाइन की है उसको हम इंग्लिश में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और गुजराती में उसको संयोजकता कक्षक बोलते हैं। अभी आपको एक बात बता रहा हूं, याद रखो, जो सारे एलिमेंट होते हैं बराबर, जो एटम की हम बात करते हैं उसका प्रॉपर्टी यानी कि वो रिमूव कितना करेगा, गेन कितना करेगा, वो पॉजिटिव कितना बनेगा, नेगेटिव कितना बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वो सब आपको पता करनी है। तो उस किसके पर डिपेंडेंट होता है, तो ये जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये तो हमारा स्टेबल रहेगा। देखो तो स्टेबल में कुछ नहीं हो सकता। चलो यहाँ पर देखो, अभी इसके बारे में बताता हूँ। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे आपको फोकस करना है। जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में लेस देन 4 हो, कितने हो, लेस देन 4 यानी कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो। कितने हो सकते हैं 4 से कम, 1, 2 और 3। अगर 4 से कम 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एलिमेंट, वो हमारा एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमूव करेगा। क्या करेगा, ऑलवेज रिमूव। रिमूव को हम क्या करते हैं, दूर करेगा। और जो हमारा जो यहाँ पे एटम होगा, एलिमेंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा बराबर, वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव। देखो यहाँ पे समझ रहे हो आप लोग, क्या बनेगा, वो पॉजिटिव। कब वो पॉजिटिव बनेगा, जब उसमें आउटर मोस्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो मैं बता रहा हूँ उसमें जब इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 हो गए तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, पॉजिटिव बनेगा। जो पॉजिटिव बनेगा उस मेटल को क्या बोलते हैं हम, अरे सॉरी, उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेटल। मेटल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, धातु। देखो समझ में आ रहा है बच्चों सबको। चलो यहाँ पर जो यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, पॉजिटिव बनेगा और उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल। बट जब हमारा मोर देन 4 होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नेगेटिव बनेगा, उसको हम नॉन मेटल। अभी रिमूव करने के बारे में पढ़ लेते। चलो यहाँ पे लिथियम में वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा ऑलवेज। कितना रिमूव करेगा, 1। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 नंबर लिथियम है, मैं उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो उसमें कितने बचेंगे, अभी 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि वो किसके जैसा हो गया, हीलियम के जैसा। और हीलियम कैसा है हमारा, स्टेबल है। यानी कि लिथियम जो होगा जब आयन में कन्वर्ट होगा, आयन में कन्वर्ट होगा तब वो स्टेबल बनेगा, तब वो स्टेबल बनेगा। किस तरह से, देखो यहाँ पर उसके रिएक्शन किस तरह से लिखने, यहाँ पर ध्यान रखो, हम इस तरह से यूज एरा करके लिखेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, इसीलिए हम इसको लिखेंगे Li 1 रिमूव करता है और वो पॉजिटिव बनेगा यानी कि प्लस। कितना पॉजिटिव, जितने रिमूव करे उतने, कितने रिमूव करा है वो 1, तो Li+1। तो लिथियम ऑलवेज क्या रहेगा हमारा, Li+1। बच्चों लिथियम हमारा क्या रहेगा, Li+1। देखो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री में इसीलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि ये कैसे बनता है, पॉजिटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, वो उन लोगों को पता नहीं होता। तो सबसे बेसिक अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो इस तरह से लिखना है आपको। चलो यहाँ पे बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो यहाँ पे देखो लिथियम Li+1 के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा 2। कितने बचेंगे, 2। तो 2 किसके जैसा हो गया, वो हीलियम के जैसा हो गया। देखो यहाँ पर बेरिलियम और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो Be रिमूव कर रहे हैं यानी कि प्लस, कितने, तो 2, तो Be+2। यहाँ पर बोरॉन है, कितना रिमूव करेगा, 3, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, B+3। समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो लिखना है +2 इलेक्ट्रॉन, 3 रिमूव करे तो लिखना है +3 इलेक्ट्रॉन। चलो यहाँ पे कार्बन के बारे में बात करें। देखो कार्बन कितना है, देखो लेस देन 4 नहीं है, 4 है, एग्जैक्ट 4 है। तो इसके बाद में बात करते हैं। देखो 5, 6, 7, 8 हो तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 11 के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर 5 है नाइट्रोजन में तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 6 है तो नहीं रिमूव करेगा, 7 है नहीं रिमूव करेगा, 8 है नहीं रिमूव करेगा, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 1 है तो ये रिमूव करेगा, कितना करेगा, 1। देखो यहाँ पर Na+1+1 इलेक्ट्रॉन यानी कि ये Na+1 जो आयन हो गया बराबर, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल। जो रिमूव कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल। और जो रिमूव करके जो आयन में कन्वर्ट हो चुका है उसको हम बोलेंगे मेटल आयन। क्या बोलेंगे, मेटल आयन। देखो पॉजिटिव आयन बन गया है ये। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 और 8 यानी कि 10। तो 10 से क्या आएगा, वो नियोन यानी कि नियोन जैसा स्टेबल हो गया। कौन, Na। समझ में आ रहा है सबको। देखो यहाँ पर और ट्रायल नंबर की बात करूं मैं, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यहाँ पे रिएक्शन लिखनी है हमको तो मैं इस तरह लिखता हूँ, ट्रायल नंबर मैग्नीशियम।
तो उसमें 2 8 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और बनेगा Mg+2 इलेक्ट्रॉन। फिर 13 नंबर एल्यूमिनियम का क्या होगा 2 8 3, और वो कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा Al+3 इलेक्ट्रॉन। 14 नंबर का जो है सिलिकॉन, वो सिलिकॉन क्या करेगा 2 8 4, तो आउटर मोस्ट 4 है, उसके बाद में बात करते हैं हम लोग। चलो 15 नंबर फॉस्फोरस है यहाँ पर, तो फॉस्फोरस का क्या रहेगा 2 8 5। देखो वो तो 5 होगा, यानी कि इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये टॉपिक क्लियर करने के बाद आपको जो मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, यानी कि जो लुईस एसिड होते हैं, बेस कैसे बनता है, एसिड कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है, बेसिसिटी किसकी डाउन है, किसकी हायर है, किसकी लो है, ये सब पढ़ना है आपको। मैं यहाँ से आपको पढ़ाऊंगा। मैं पीरियोडिक एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 1 to 20 से सारा कुछ पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है? मैं जब मैं वो लॉजिक बताऊंगा, तो अगर आपको ये पता होगा तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वरना आपको सिर्फ रट्टा लगाना पड़ेगा। बराबर? चलो यहाँ पे आगे देखते हैं। चलो यहाँ पर देखो उसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पर सुनो। ये जो गर्मी का माहौल चल रहा है ना, उसमें हमको गर्मी ज्यादा लगता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पर ध्यान रखो। इसीलिए ऐसा हो रहा है, रुमाल बारंबार बाहर निकालना पड़ रहा है और अंदर डालना पड़ रहा है। चलो यहाँ पर ये हो गया हमारा। चलो यहाँ पर और देखते हैं, जिसमें आउटर मोस्ट 4 हो वो क्या करेगा, और मोर देन 4 हो वो क्या करेगा। देखो अगर मोर देन 4 हो इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5 6 7, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन यानी कि मिल, बराबर? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव बनेगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन मेटल। क्या बोलेंगे? नॉन मेटल, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, अधातु। देखो थोड़ा बोर्ड वर्क ऐसा रहेगा मेरा, आप अच्छे से देख लेना। चलो मोर देन 4 होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नेगेटिव बनेगा, नॉन मेटल, यानी कि उसको हम बोलेंगे अधातु। ऐसा वो क्यों करेगा? तो देखो यहाँ पर अभी हम इसकी बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2 और 5। देखो इसको स्टेबल बनना है तो जैसे हीलियम जैसा बनना पड़ेगा, या तो फिर नियोन जैसा बनना पड़ेगा। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। यहाँ पर मैं लिखूं हीलियम 2, नियोन 10, बीच में 7 नंबर। आप सोचो अभी उसको नजदीक सबसे ज्यादा क्या रहेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से स्टेबल बनना या 10 से। यहाँ पे उसको 2 से स्टेबल होना हो तो 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे, और 10 से बनना है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। ये हम इस तरह से याद रखने के लिए कर सकते हैं, बट उसमें होता क्या है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे कि कल मैंने पढ़ाया था कि जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाते हैं, बराबर, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? तो नेगेटिविटी इंक्रीज होगी, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कैपेसिटी लो हो जाती है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों? कि बीच में जो सेंटर में प्रोटॉन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। वो लॉजिक अगर आपको नहीं लगाना है यहाँ पर तो मत लगाओ, यहाँ पे जो मैंने बताया है उस तरह से अभी उसको फॉलो करो। देखो यहाँ पर ये कितना गेन करेगा नाइट्रोजन, तो वो स्टेबल कैसे बन सकता है, यानी कि सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आए तो वो स्टेबल, सेकंड ऑर्बिट में 8 आए तो वो स्टेबल, तो सेकंड ऑर्बिट में 8 लाने हो तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो जैसे रिमूव करने जब हम करते हैं तब हम इसके मेटल आयन के पीछे हम इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। अगर वो गेन करता है तो किस तरह से लिखना है, प्लस। कितने गेन करता है, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो गेन करेगा वो बनेगा नेगेटिव। कितना नेगेटिव बनेगा, तो जितना गेन करे उतना। 3 गेन किया है तो यहाँ पे n-3। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 और 6 है तो 2 गेन करेगा। देखो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और O 2 गेन किया इसलिए -2। देखो बच्चों फिर मैं बता रहा हूँ, स्किप करके मत देखना। अगर स्किप करोगे तो जो मैं बता रहा हूँ वो आप निकल जाओगे और बाद में सोचोगे ये कैसे आया। समझ में आ रहा है? देखो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनेगा O-2। फ्लोरीन के बारे में बात करें 2 7। देखो अभी ये क्या हो गया, देखो इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 उसने -3 का मतलब वो रिमूव नहीं करता है, -3 का मतलब वो गेन करता है। समझो इस बात को। रिमूव का मतलब क्या होता है, वो उसमें रिमूव कर दिया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ऐड करना नहीं होता यहाँ पर, और नेगेटिव का मतलब क्या नहीं होता, माइनस करना नहीं होता। समझ में होगा? चलो यहाँ पर देखो
-3, तो इसके बाद 7 तो थे और 3 उसने गेन किए, तो क्या हो गया 2 और 8, यानी कि वो नियॉन जैसा स्टेबल हो गया। देखो समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पर इसको हम नॉन मेटल बोलते हैं, जो गेन करेगा उसको नॉन मेटल, और जो गेन करने के बाद जो आयन बनेगा उसको बोलते हैं नॉन मेटल आयन। देखो यहाँ पर O-2 हो गया, तो ये भी क्या बनेगा 2 और 8 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, बराबर। चलो फ्लोरीन है तो +1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि बनेगा F-1। तो इससे आपको ध्यान क्या रहेगा बच्चों, कि जब भी हम कुछ फ्लोरीन का कोई भी रिएक्शन देखने के लिए जाए, कोई फ्लोरीन कॉम्बिनेशन कोई भी रिएक्शन हम देखने के लिए जाए, तो हमें वहां पर पता चलेगा कि F जो होता है वो -1 होता है, फ्लोरीन जो होता है -1 होता है, ऑक्सीजन जो होता है -2 होता है। समझो बात को। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है ये सब हमने कब पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो जब आप छोटे थे तब पढ़ लिया, बट जब 11 पूरा निकल गया तब पता नहीं चला कि ये इसे ऐसा कर, हमको क्यों नहीं समझ में आ रही, रिएक्शन क्यों समझ में नहीं आ रही। तो ये नहीं आता है इसीलिए रिएक्शन नहीं समझ में आ रही है। चलो यहाँ पर नियॉन देखो बच्चों, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, मैं सबसे पहले जो भी मेरे पास आता है, जो भी 12th के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनको मैं सबसे पहले बेसिक लर्न करवाता हूँ, चाहे वो जुलाई वाले हो, यानी कि जब एग्जाम हो जाती है खत्म, उसके बाद 45 डेज मिलते हैं, और 45 डे में अगर आपको एग्जाम क्लियर करनी हो, तो सबसे पहले हर कोई टीचर क्या करेगा, या हर कोई बच्चा क्या करेगा कि सर हमें जल्दी से 12th का सिलेबस पढ़ाओ जल्दी से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 45 डे है, या 50 डे है, या फिर 40 डे, तो हर कोई सिलेबस के पीछे भागेगा। तो जो 2 साल में उसने नहीं किया वो अब 45 डे में करना है। तो 2 साल में जैसे वो कंफ्यूज हो गए, रह गया कि भाई मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो वही काम वो दोबारा करेगा। बट मैं अभी भी क्या कर रहा हूँ, देखो 45 डे में, और मैं वो सिर्फ बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं 3 साल से वो रूल अप्लाई कर चुका हूँ, और 3 साल में मुझे 100% मुझे सक्सेस मिली है। तो मैंने क्या किया उन बच्चों के साथ, यहाँ पर जो मैं टॉपिक अभी 10 बताया, वो 10 टॉपिक में 4 to 5 डे में खत्म कर देता हूँ। तो टाइम को बुलाता हूँ सुबह शाम, ऐसा मैंने बुलाया था, 3 साल ऐसा किया मैंने। तो उसमें क्या हुआ कि जो बच्चों ने 2 साल कुछ नहीं किया, वो बच्चों ने 45 डे में वो 4 to 5 डे जब मैं बेसिक चला रहा था, तो वो लोग सोच रहे थे कि सर हम लेसन पे कब जाएंगे। तो जैसे ही बेसिक टॉपिक खत्म हुआ, मैंने लेसन स्टार्ट किया, और आप बिलीव नहीं करोगे, जितने भी बच्चे 3 साल में आए, एक भी बच्चे का 50% से कम नहीं है, 50% से कम परसेंटेज नहीं है। तो ये क्या होता है बच्चों, कि आपको जो एक्चुअली जो सिस्टम से चलना चाहिए, वो सिस्टम से आप लोग नहीं चल रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि सीधा रट्टा लगाने के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, बराबर। तो इसकी अहमियत आप लोग समझो और इसको अच्छे से लर्न करो। बाद में जो इसका यूजेस मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत इजी लगेगा। चलो यहाँ पे ध्यान, ये भाई सब मार्केटिंग के लिए नहीं था, ये आप लोगों को ये सब बताने के लिए था कि इसका महत्व आप लोग समझे, बराबर। ये कोई मार्केटिंग के लिए नहीं था। चलो यहाँ पे देखो, फिर भी आप सोच रहे हो तो अपने हिसाब से लगा लो कि भाई मार्केटिंग के लिए था, बराबर, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। चलो ये हो गया। देखो नियॉन के बारे में बात करें तो नियॉन क्या है, देखो उसको स्टेबल होने के लिए कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी नियॉन स्टेबल ही है, तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। डन। चलो यहाँ पे सोडियम हो गया। अभी देखो यहाँ पर हो गया सिलिकॉन के बारे में बाद में सोचते हैं। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में 5 है, देखो 5 है तो 3 थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो क्या बनेगा +3 इलेक्ट्रॉन और P-3। उसके बाद 16 नंबर वाला होता है जो हमारा सल्फर, 286 आउटर मोस्ट होता है 6, यानी कि +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो बनेगा S-। तो उसके बाद क्लोरीन का होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता ही रहा हूँ क्लोरीन के बारे में भी। ये भी मैंने इरेज किया, उससे पहले स्किप वापस जाके क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अपने हिसाब से समझ के खुद से लिखो, बाद में उसमें देख लो कि सही है या गलत है, बराबर। देखो यहाँ पे 70 नंबर का क्लोरीन 287 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +1 इलेक्ट्रॉन और वो बनेगा Cl-1। 18 नंबर जो हमारा रहेगा आर्गोन, वो तो ऑलरेडी स्टेबल ही है। कैल्शियम जो है, पोटेशियम और कैल्शियम जो है, पोटेशियम +1 बनेगा, कैल्शियम Ca+2 बनेगा, वो अपने आप से वो आप रिएक्शन लिख सकते हो। अभी मैं लास्ट जो हमारा बचा, बराबर, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, अल्टर मोस्ट में जहां पर 4 होते हैं वो क्या करते हैं, जहां पे 4 होते हैं, तो यहाँ पे देखो कि 4 वाले क्या कर सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स, मेटालॉइड्स, यानी कि अर्धधातु, जो कि कौन रहेगा हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बराबर। ये सब हमारे क्या रहेंगे, अर्धधातु, सेमी मेटल्स, बराबर। सिलिकॉन, बराबर, याद रहे सबको। वो क्या करेगा, रिमूव भी करेगा, गेन भी करेगा, पॉजिटिव भी बनेगा, नेगेटिव भी बनेगा। और मैं बताना चाहता हूँ जो हमारा पॉजिटिव बनता है
यहाँ पे आप अच्छे से लिख लेना, जो पॉजिटिव होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। यहाँ पे लिख लेना, क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, बराबर। देखो आगे और, तो अभी आपको क्या करना है कि सबसे पहले होमवर्क में कैसे लिखना है, तो सबसे पहले फिर से एक बार आपको एटॉमिक नंबर इस तरह से लिखने हैं। यहाँ पे जिस तरह से मैंने रिएक्शन लिखी है उसी तरफ से उसी हिसाब से आपको रिएक्शन लिखना है। लाइक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, देखो यानी कि हमने 11 नंबर का लिखा सोडियम Na, तो आपको इस तरह से लिखना है प्रॉपर वे में 281, और यहाँ पे अंडरलाइन करनी है आपको, यहाँ पे यानी कि लेस देन 4, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, गिव्स Na+1। अभी रहा क्या उसके पास 2,8, यानी कि स्टेबल हो गया, इसके जैसे स्टेबल हो गया नियॉन, आपको ऐसे लिखना है, और +1 इलेक्ट्रॉन पूरा लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइड में क्या लिखना है, देखो पॉजिटिव लिखो तो सही है, नहीं लिखो तो चलेगा, पर उसको लिखना है मेटल। गुजराती मीडियम वालों को लिखना है धातु। समझ में आ गया? तो आपको इस हिसाब से लिखना है सभी यहाँ पे। और मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभी आपको बताऊंगा, तो ये भी टॉपिक अंदर आ जाएगा कि इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं कि रिडक्शन बोलते हैं। तो बाद में आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ने के बाद यहाँ पर फिर से एक बार एक तरह करके लिख देना है कि कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन हुई कि रिडक्शन हुई, वो यहाँ पर बता देना है, बराबर। देखो डन। और अगर आपको गेन करें उसके बारे में लिखना हो, जैसे कि 17 नंबर Cl 287, तो यहाँ पे 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन बनेगा, +1 इलेक्ट्रॉन, तो Cl-1, यहाँ पे क्या बनेगा 288, किसके जैसा हो गया, आर्गन के जैसा हो गया, बराबर। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, अधातु। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा लिखना है। ये दोनों नहीं लिखने हैं, 1 से स्टार्ट करना है 20 तक लिखना है, 1 से स्टार्ट करना है और 20 तक लिखना है। अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो अच्छे से आपको सब कुछ याद रहेगा। और एक बात बता रहा हूँ, मेटल नॉन मेटल धातु धातु लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे और एक रिएक्शन, और एक बात लिखनी है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन, बराबर। यानी कि कौन सी प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बराबर। देखो यहाँ पर देखो, आज हम इस वीडियो में इतना रख रहे हैं कि भाई पॉजिटिव कौन होता है, नेगेटिव कौन होता है, धन कैसे बनते हैं, ऋण कैसे बनते हैं। उसके बाद हम जो अभी मैं दूसरा जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टॉपिक इंक्लूड होगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं, वो लेसन पढ़ने के बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा वो पढ़ने के बाद आपको इसमें ऐड कर देना है, बराबर, कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं। ओके, आई होप कि बच्चों आप लोगों को अच्छे से मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। गुजराती मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, बराबर। उसमें क्या होता है कि भाई इंग्लिश मीडियम को सिर्फ लर्न करना और समझना चाहिए। जो वर्ड्स होने चाहिए मेटल नॉन मेटल वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ केमिस्ट्री के। फिर भी कुछ दिक्कतें आ रही है, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में मेरे पास क्लासेस में और स्कूल में भी, सीजे पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल में भी, और जो आनंद हाई स्कूल है उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 11th में आ रहे हैं, 12th में आ रहे हैं। वो सारे बच्चे अभी उसको फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से मुझको रिव्यू भी दे रहे हैं कि सर हमको समझ में आ रहा है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत रहे गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम को, तो प्लीज मुझे कॉल करो मेरे पर्सनल नंबर पे, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे बताओ कि सर मुझे ये दिक्कत है। 100% आपकी वो दिक्कत क्लियर हो जाएगी। बट लॉकडाउन के टाइम पे जो अभी हमें वक्त मिला है उस वक्त का सही यूज करो, सही उपयोग करो, और आप अच्छे से इस केमिस्ट्री को लर्न कर लो, बराबर। जय हिंद, जय भारत।